तो अब आप नेक्स्ट टॉपिक की बात करो तो वो बेसिकली आपके नेक्स्ट चैप्टर में ही है। तो वो चैप्टर आपके पास डेंसिटी का है। और डेंसिटी की अगर बात की जाए तो डेंसिटी का जो बेसिक फॉर्मूला है और डेंसिटी की जो क्वांटिटी है वो हम यूज करते हैं डिफाइन करने के लिए। कि डेंसिटी को हम डिफाइन करते हैं मास एक्टिंग, या सिंपल वर्ड्स में हम इसे लिखते हैं मास पर यूनिट एरिया। और मास पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज डेंसिटी। तो बेसिक डेफिनेशन इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो आपके पास गिवन वॉल्यूम में जितना भी मास आपने वहां पर कंटेन करके रखा है या जितना भी मास आपने वहां पर उस वॉल्यूम में ऐड किया है वो आपको एक्सप्लेन करेगा डेंसिटी की क्वांटिटी को। राइट। मास के लिए हम सिंबल यूज करते हैं एम का सिंबल, और वॉल्यूम के लिए हम सिंबल यूज करेंगे वी। और डेंसिटी के लिए थोड़ा सा डिफरेंट सिंबल यूज होता है, और उसके सिंबल को हम आप इस तरह से ड्रॉ करते हो कि वो थोड़ा सा इंक्लाइंड फॉर्म में पी को आप लिखते हो। लेकिन ये सिंबल का नाम जो है वो आपके पास रॉ सिंबल हम इसे कहते हैं, और ये डेंसिटी के लिए यूज होता है। ठीक है। आप बुक्स में भी देखोगे तो पी को थोड़ा सा इंक्लाइन करके अगर आप लिखो तो वो रॉ का सिंबल होता है, वो पी नहीं होता। तो डेंसिटी के लिए हम ये सिंबल यूज करते हैं, क्योंकि डी से डायमीटर डिस्टेंस पहले इतनी क्वांटिटीज हैं तो उनमें कंफ्यूजन ना हो, सेम यूनिट्स ना हो, सेम सिंबल्स ना हो जाए। तो इसके लिए फिर हम डिफरेंट यहाँ पर सिंबल यूज करते हैं, रॉ का सिंबल। और अब अगर हमने डेंसिटी को लिखना हो तो डेंसिटी का जो फॉर्मूला होगा फाइनल, तो फाइनल फॉर्मूला इस तरह हो जाएगा कि डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। राइट। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम या मास अपॉन वॉल्यूम जो है वो आपके पास फॉर्मूला हो जाएगा डेंसिटी के लिए। ठीक है। और इसके बाद अगर हम इसके एसआई यूनिट की बात करें तो इसका एसआई यूनिट क्या हो सकता है? अगर हम इसके एसआई यूनिट की बात करते हैं तो एसआई यूनिट के लिए मास आपको पता है केजी में होता है, और वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है? मीटर क्यूब। मीटर क्यूब। वेरी गुड। तो मीटर क्यूब इसका यूनिट होगा केजी पर मीटर क्यूब। और अगर आप इसे न्यूमरेटर में ही लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है। तो ये इसका यूनिट हो गया डेंसिटी का। और अगर हम डेंसिटी को और थोड़ा डिटेल में डिस्कस करें और इसकी एग्जांपल्स की तरफ जाएं, और इसकी एग्जांपल में हम दो एग्जांपल्स अगर स्टार्टिंग लें तो इसकी दो एग्जांपल्स अगर हम डिस्कस करते हैं, लेट सपोज एक एग्जांपल हम लेते हैं स्टोन की। तो हम यहाँ पे एग्जांपल डिस्कस कर रहे थे, और इस एग्जांपल में हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल स्टोन की थी, और सेकंड अगर हम बात करें तो सेकंड एग्जांपल आपके पास यहाँ पर होगी शिप की। और इन दोनों एग्जांपल्स को अगर हम कंपेयर करें, और दोनों को अगर आप एक वाटर सरफेस पे कंसिडर करते हो, तो कौन सी बॉडी जो है या कौन सा ऑब्जेक्ट जो है वो आपके पास सिंक करेगा और कौन सा फ्लोट करेगा? स्टोन सिंक करेगा, शिप फ्लो करेगा। ठीक है। ये भी हमें पता है कि स्टोन जो है वो आपके पास सिंक हो जाता है वाटर में, और शिप जो है वो हमारे पास फ्लोट कर रहा होता है। अब ऐसा क्या रीजन है कि इतना हैवी ऑब्जेक्ट आपके पास, इतना मैसिव ऑब्जेक्ट आपके पास जो है वो फ्लोट कर रहा है, और जो लाइट ऑब्जेक्ट था इतना सा वो आपके पास सिंक हो गया? तो इसका क्या रीजन हो सकता है?
अब इसका रीजन ये है कि अगर हम स्टोन की एग्जांपल लेते हैं, लेट्स सपोज यहाँ पर हमारे पास स्टोन था, उसका कुछ इरेगुलर टाइप शेप हो गया, ठीक है। और इसके बाद फिर हम जब डिस्कस करेंगे शिप के बारे में, तो शिप का जो शेप होगा वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है स्टोन के कंपैरिजन में, ठीक है। ये आपके पास जो है वो स्टोन का एक शेप आ गया यहाँ पर। और इसके कंपैरिजन में अगर हम बात करें शिप की, तो शिप में आपके पास ये होगा कि लेट सपोज अगर हम उसकी भी शेप एक ड्रॉ कर ले रफ, तो लेट सपोज उसमें आपने देखा है कि उसका एरिया जो होता है वो काफी बड़ा रखा जाता है, जो उसका डेक होता है। और डाउन साइड भले वो थोड़ा सा लेस हो, लेकिन उसके डेक को बड़ा रखा जाता है, ठीक है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा? इन दोनों में डिफरेंस इस चीज का है कि जब आप बात कर रहे थे स्टोन की, तो स्टोन का जो मेजॉरिटी पार्ट होगा मास का, उसका मेजर पार्ट जो है वो बहुत छोटे से वॉल्यूम में कॉन्सेंट्रेट कर रहा है, राइट। उसका वॉल्यूम बहुत शॉर्ट है, और बहुत सारा मास जो है वो आपके पास छोटे से वॉल्यूम में आपने कंटेन कर लिया, राइट, क्योंकि वो सॉलिड है। और इसके कंपैरिजन में अगर हम शिप की बात करें, तो शिप में आपके पास मास तो हम लोड कर रहे हैं, लेकिन वो मास इस तरह से है कि उसमें फिर भी काफी स्पेस बिल्कुल खाली होता है, ठीक है। आपने अगर शिप की ऑब्जर्व किया हो, जो वीडियोस और डॉक्यूमेंट्रीज होती हैं, उसमें बहुत सारा एरिया बिल्कुल खाली होता है, उसका कोई यूज ही नहीं हो रहा होता, हर वक्त यूज नहीं होता। कोई पैसेंजर चला गया रेलिंग तक तो वो चला गया, वरना वो यूज नहीं होता, राइट। तो अब इसमें डिफरेंस क्या हो रहा है कि इसका जो मास होगा, उस मास को हमने डिवाइड कर दिया बहुत लार्ज वॉल्यूम में, ठीक है। तो यहाँ पर मास की क्वांटिटी इतनी मेजर नहीं होगी एज कंपेयर टू द स्टोन, लेकिन यहाँ पर जो वॉल्यूम होगा वो आपके पास मास के कंपैरिजन में ग्रेटर होगा, ठीक है। ये एग्जांपल क्लियर हो गई। जी। और अब हम अगर इसके फॉर्मूला के साथ देखें, तो फॉर्मूला के साथ कंपेयर करने पे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि जब हम लिखते हैं यहाँ पर डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो आपके पास डेंसिटी का जो वॉल्यूम के साथ लिंक है वो इन्वर्सली है या डायरेक्टली है? अगर आप सर आप इनका लिंक आपने बताना है कि अगर हम इसमें डेंसिटी को और वॉल्यूम को कंपेयर करें, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इन्वर्सली? ट्रांसवर्सली। इन्वर्सली होगा, क्यों? क्योंकि आपके पास जो डेंसिटी है वो आपके पास वॉल्यूम के साथ इन्वर्सली है, क्योंकि एक क्वांटिटी न्यूमरेटर में एक डिनोमिनेटर में। तो अगर हम डेंसिटी को बढ़ाना चाहते हैं, तो हमारा जो वॉल्यूम होगा, अगर हम वॉल्यूम कम कर रहे हैं, तो इसका मतलब है उसकी डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, जिस तरह स्टोन के साथ था, राइट। और अगर जी। आप चाहते हो कि आपका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाए, तो आपकी डेंसिटी ऑटोमेटिक डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। मतलब हमने यहाँ पर अपना वॉल्यूम इंक्रीज कर लिया, तो हमारी डेंसिटी डिक्रीज हो गई, राइट। और ये मास के साथ वो एक तरह से डायरेक्टली, आप जितना मास ऐड करते जाओगे डेंसिटी उतनी बढ़ती जाएगी, वो डायरेक्टली हमें रिलेशन यहाँ पर नजर आ रहा है, ठीक है। तो अगर आपके पास दो बॉक्स हो सेम वॉल्यूम के, और दोनों बॉक्सेस को कवर करके उसमें एक में मार्बल फिल कर दी जाए और एक में जो है वो कॉटन फिल की जाए, और वो दोनों बॉक्सेस आपके सामने रखे जाएं और दोनों पैक हो, तो आप उन्हें इजीली ऑब्जर्व कर सकते हो। जब आप उन्हें लिफ्ट करोगे, तो मार्बल वाला बॉक्स आपको हैवी लगेगा और कॉटन वाला बॉक्स आपको लाइट लगेगा, ऐसे ही है। उसका रीजन क्या होगा? कि कॉटन में क्या होता है कि मास थोड़ा सा डिवाइडेड होता है, उसमें जो है वो उसकी मॉलिक्यूल्स जो है वो इतने टाइटली पैक्ड नहीं होते, राइट।
जी और उसके कंपैरिजन में अगर हम मार्बल्स की बात करें तो मार्बल्स एक तो पहले सॉलिड है, वो टाइटली पैक्ड है, और आप जब उन्हें बॉक्स में जितना रख सकते हो मैक्सिमम जितनी स्पेस होगी वो वहां पर आप उन्हें फिल कर लोगे। तो वो टाइटली पैक्ड सॉलिड होने की वजह से उनका मास जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। और कॉटन में क्या है कि उनका मास इतना नहीं है, उनका वॉल्यूम उन्हें बड़ा मिल गया, तो उसकी डेंसिटी कम होगी। ठीक है। तो जब आप शिप और वाटर की बात करते हो तो अगर आपको मैं एक रफ कैलकुलेशन बताऊं यहाँ पर, तो एक रफ कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग आप ये लिखते हो कि जो शिप की डेंसिटी होती है वो हम 600 से 700 के बीच में आइडियली बनाते हैं। ठीक है। और आपके पास जो सी वाटर होगा, सी वाटर की डेंसिटी की वैल्यू जो होती है वो 1000 होती है। ठीक है। तो जो सी वाटर की डेंसिटी होगी वो आपके पास होती है 1000 kg/m³। ठीक है, ये आपके पास सी वाटर की डेंसिटी आ गई। तो हमें इतना डिफरेंस रखना होता है कि जितनी वाटर की डेंसिटी है, अगर शिप की डेंसिटी उससे कम होगी तो शिप इजीली फ्लोट कर सकता है। ठीक है। और अगर आपकी डेंसिटी उससे ग्रेटर हो गई, जिस तरह स्टोन की डेंसिटी ग्रेटर होती है, तो वो आपके पास सिंक हो जाएगा। राइट। जी तो ये आपके पास कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है, जिसमें आप ये फाइंड आउट कर लेते हो इजीली कि किस तरह से बॉडी की डेंसिटी इंक्रीज या डिक्रीज होती है विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम एंड मास ऑफ अ बॉडी। राइट। तो ये आपके पास जी डेंसिटी का फॉर्मूला हो गया, डेंसिटी का कॉन्सेप्ट आ गया, डेंसिटी की एग्जांपल और उसका एसआई यूनिट। और अगर आपके पास लेट सपोज इसको हम आगे लेकर जाएं, इस चैप्टर में बस एक टॉपिक और है, ये भी इतना लेंथी चैप्टर नहीं है, बहुत शॉर्ट चैप्टर्स हैं। और इसमें अगर आप बात करो, कैलकुलेट डेंसिटी, अगर आपने डेंसिटी कैलकुलेट करनी हो और आपके पास दो डिफरेंट तरह की शेप्स हो, लेट सपोज रेगुलर हो और अगर इरेगुलर भी शेप है, तो हम उसकी भी डेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। हमारे पास एक फॉर्मूला आ चुका है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास ओवर वॉल्यूम। ये हमारे पास फॉर्मूला है। इसके अकॉर्डिंगली हमने देखना है कि हमारे पास अगर शेप डिफरेंट हो तो हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं डेंसिटी को। राइट। तो हमने ये चीज़ यहाँ पर मेजर करके देखनी है कि इनमें डिफरेंस कैसा आता है और इसका मेथड क्या होता है। तो लेट सपोज अगर हमने वॉल्यूम कैलकुलेट करना हो, तो हम वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं? हमारे पास होता है मेजरिंग सिलेंडर। ठीक है। जिस तरह बीकर होता है, इसी तरह से आपके पास मेजरिंग सिलेंडर्स होते हैं जिससे आप लिक्विड का वॉल्यूम कैलकुलेट कर रहे होते हो। प्लीज मिलते हुए जाओगे। ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर है? जी सर। अच्छा, अब देखो मेजरिंग सिलेंडर क्या होता है, जिस तरह से आप देखते हो कि अगर कोई ग्लास है जिसपे मार्किंग हुई हुई है, तो इस तरह की जो सिचुएशंस होती हैं आपके पास वो यूज की जाती हैं सिलेंडर के वॉल्यूम को, सॉरी लिक्विड के वॉल्यूम को मेजर करने के लिए। हम कोल्ड ड्रिंक्स लेते हैं, उस पर भी 250 ml और इस तरह से लिखा होता है, तो उसका कंटेनर जो है वो उसके अकॉर्डिंगली बना होता है, हमें पता है इसमें 250 ml लिक्विड आ सकता है। ठीक है। और अब अगर हमारे पास कोई इरेगुलर शेप है, लेट सपोज ये अगर स्टोन जो था हमारे पास, ये जो हमने थोड़ा सा इरेगुलर सा स्टोन ड्रॉ किया था, ये अगर हमें इसी का ही कैलकुलेट करना हो लेट सपोज, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे ये हमें देखना है। ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास लेट सपोज एक मेजरिंग सिलेंडर हम ड्रॉ कर लेते हैं, और वो मेजरिंग सिलेंडर आपके पास, लेट सपोज यहाँ से हमने मेजरिंग सिलेंडर ड्रॉ किया,
ये इसकी एक साइड हो गई, और इसके दूसरे एंड से अगर हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है, और इसकी बेस कंप्लीट हो जाएगी यहाँ तक। ठीक है, ये हमारे पास मेजरिंग सिलेंडर आ गया, और इस पे अब हम मार्किंग कर लेते हैं। मार्किंग करने का मतलब ये है कि हमारे पास इस पे कुछ वैल्यूज भी होनी चाहिए जिससे हम मेजर कर सकें कि इसमें कितना लिक्विड कहाँ तक आप मेजर कर सकते हो। तो वो मार्किंग आपके पास यहाँ पर हो जाएगी। क्योंकि ग्लास का बना होता है तो ट्रांसपेरेंट ही होगा ये, ठीक है, नॉर्मली, क्योंकि ग्लास सबसे बेस्ट होता है आपके पास। प्लास्टिक अगर आप यूज करोगे तो उस पे वॉल्स पे वाटर के वेपर्स स्टिक होने की वजह से रीडिंग्स इतनी एक्यूरेट नहीं होती। तो हम ग्लास यूज कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास सबसे बेस्ट है। तो ये आपके पास रीडिंग्स आ गई, ठीक है। अब लेट्स सपोज आपने इसमें वाटर फिल किया, और वाटर फिल किया आपने इस लेवल तक, ठीक है। और लेट्स सपोज यहाँ पर रीडिंग मेंशन है 10, और इसका यूनिट आपके पास आ जाएगा 10 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये इसका यूनिट हो गया। और उसके बाद आपने इसमें एक स्टोन को ऐड करना है, और उस स्टोन का वॉल्यूम जो है या उसका जो शेप है वो इरेगुलर होगा, ठीक है। और उस इरेगुलर शेप को आपने यहाँ पर यूज करना है, या आपने कंप्लीट इसको फिल कर लिया वाटर से या लिक्विड से। ओके, तो ये हमारे पास इसका वॉल्यूम आ गया। और दूसरी बात अगर हम करें यहाँ पर, कि अगर हमने इसमें स्टोन ऐड कर दिया, तो सेम डायग्राम में अगर आपके पास स्टोन ऐड कर दिया जाए तो स्टोन ऐड करने के बाद क्या होगा, इसकी हाइट में चेंज आ जाएगा। yes, और इसका लेवल इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। increase, इसका लेवल इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि एक एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट अब इसमें ऐड हो गया, जिसकी वजह से आपके पास इसका लेवल इंक्रीज हो जाएगा। और उसकी सेकंड ऑब्जर्वेशन हम देख लेते हैं कि किस तरह से होगी। और यहाँ पर हमने अब उसको स्टोन को ऐड किया, तो स्टोन को ऐड करने के बाद लेवल कुछ यहाँ तक आ चुका है, ठीक है। और वो स्टोन हम यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। स्टोन आपके पास यहाँ पर इस फॉर्म में रखा हुआ है इसके अंदर, ठीक है। तो ये आपके पास स्टोन की वैल्यू हो गई जो आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। और उसके बाद जो है वो जो लिक्विड आपने फिल किया था, वो लिक्विड आपके पास यहाँ पर आ गया इसमें। और यहाँ पर अब जो रीडिंग होगी वो पहले से इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो अब आप इसका वॉल्यूम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो स्टोन का। अब वॉल्यूम आपने कैलकुलेट करना है, यहाँ पर भी सेम मार्किंग्स है, ठीक है। अब लेट्स सपोज ये यहाँ पर आ गया 15 पर। क्लियर है यहाँ तक, कोई कंफ्यूजन। no, अब आप देखो कि स्टोन के ऐड करने के बाद वॉल्यूम में कितना चेंज आया। ये हमारा इनिशियल वॉल्यूम था, ये हमारा फाइनल वॉल्यूम है। तो फाइनल चेंज कितना आ गया वॉल्यूम में, 5 सेंटीमीटर क्यूब का, ठीक है। तो 15 - 10 will give you the value of 5 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो ये आपके पास 5 सेंटीमीटर क्यूब किसका वॉल्यूम होगा, stone का, स्टोन का, क्योंकि वाटर का तो 10 था। तो वॉल्यूम ऑफ स्टोन विल बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर क्यूब। और अगर हम सेकंड बात करें, मास कैलकुलेट करना हो इस ऑब्जेक्ट का, तो आप मास कैसे कैलकुलेट करोगे।
एनी आइडिया? सर आपकी आवाज थोड़ी लैग हो गई थी, वापस बोलिए। अच्छा, क्वेश्चन में ये पूछ रहा था कि यहाँ पर अगर आपने मास फाइंड आउट करना हो तो मास आप किस तरह से कैलकुलेट करोगे स्टोन का? डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन डेंसिटी तो हमारे पास नहीं है अभी, तो हम कैसे कैलकुलेट करें? वो तो हमें फाइंड करनी है स्टोन की। दूसरा ऑप्शन तो मास को शायद नहीं। अभी हमने ऊपर डिस्कस किया वो था। आप मास को कैसे कैलकुलेट करते हो, याद आया? सही, तो फिर वापस रिपीट कर देंगे। देखो, मास को हमने कैलकुलेट करने के लिए एक डिवाइस डिस्कस की थी, उसका नाम क्या होता है? या आपके सामने इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। ठीक है, अभी मतलब तो इसका मतलब ठीक। कि हम इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस से इसका मास कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि जब हम मेजरिंग सिलेंडर यूज कर रहे हैं लैब में तो हम इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस भी यूज कर सकते हैं टू कैलकुलेट दी मास ऑफ अ स्टोन। मतलब अगर वॉल्यूम नहीं दिया, मतलब अगर डेंसिटी नहीं दी हुई है, तो हम ये लिखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस से हाँ, अगर कैलकुलेट कहीं कर। क्वेश्चन होता है ऐसा, जिस तरह हमारे पास जब P4 हम प्रैक्टिकल ऑल्टरनेटिव प्रैक्टिकल डिस्कस करेंगे, तो उसमें अगर कोई क्वेश्चन होगा तो फिर आपके पास वहाँ ये छोटी छोटी चीज़ें हेल्प करेंगी। आपको आपको याद होगा कि हाँ, हम इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस यूज़ कर सकते हैं और वॉल्यूम जो है वो सिलेंडर के थ्रू कैलकुलेट करके हम डेंसिटी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास इसका मास आ गया, लेट्स सपोज इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस से। ठीक है, सही है। और अब आप इसकी डेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हो, वो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में आएगी। ठीक है, तो फाइनल डेंसिटी विल बी इक्वल टू, वो यूनिट्स हमारे क्वेश्चन पे डिपेंड करते हैं, हम उसके अकॉर्डिंगली बाद में चेंज कर लेंगे जब हम इसके प्रॉपर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो मास अपॉन वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, जी। तो ये आपके पास इजी सा मेथड है, बहुत सिंपल है, इतना मुश्किल नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चंस अभी जो वर्कशीट सेंड करूंगा आपको उससे रिलेटेड मिल जाएंगे, आप उन्हें ट्राई करना।